नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक शख्सियत पे। और हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है हमारे इतिहास के विशेषज्ञ यश श्रीवास्तव। अकादमिक स्तर पे विद्यार्थी भी रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं आलमगीर के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि औरंगजेब जिस समय जीवित था उस समय जितनी उसकी चर्चा नहीं होती थी, उससे ज्यादा चर्चा तो आज हो रही है। तो सबसे पहला सवाल, जो जब भी औरंगजेब का जिक्र आता है तो एक कट्टर और धर्मांध शासक की छवि उभरती है। तो आखिर वो इतना कट्टर क्यों था? नमस्कार विकास जी। और औरंगजेब का कट्टर होने का कारण जो है काफी डीप रूटेड है। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको आप सिर्फ उसके रेन को मत देखिए, उसके आप शासन को मत देखिए जो 40 45 47 साल का है। अगर आप देखेंगे तो उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो पूरी हुई थी साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में वो भी उलेमाओं के बीच में। तो बेसिकली साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में फर्क ये है कि जो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम होगा या अदर कम्युनिटीज हैं वो थोड़ा सा लिबरल होती हैं, थोड़ा सा उन स्पेस होता है। लेकिन साउथ में जाते ही वो मामला एकदम कट्टर वाला हो जाता है। अगर आप वो हिंदू कम्युनिटी के साथ भी देखेंगे और अदर कम्युनिटी के साथ भी देखेंगे, इवन क्रिश्चियंस में भी आप देखेंगे, तो मतलब बड़ा रेडिकलाइजेशन थोड़ा सा हाई है। और दूसरी चीज, जो साउथ में स्टेब्लिशमेंट था वो मैक्सिमम उधर जाना उतना लोग पसंद नहीं करते थे, उलेमाज ही थे मैक्सिमम। या फिर आपके लीजिए ईरानी इन्फ्लुएंस ज्यादा था, ईरान के शाहों का, उलेमाओं का। और वो एक उनके लिए एक ये थी कि एक खाली जमीन है और उसको कन्वर्ट करना है, तो वो अपना सारा प्रयोग उधर ही करते थे। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जब नॉर्थ इंडिया में इनका जो एक्सपेंशन है सैचुरेट हो जाता है, साउथ इंडिया में जाते हैं, तो साउथ इंडिया में थोड़ा सा अप्रोच अलग होती है, वो कोई भी राजा जाएगा। और औरंगजेब जो कि जिसकी पूरी परवरिश हुई हो साउथ इंडिया में, वो भी उलेमाओं के बीच में, सिर्फ उसमें काजी और उलेमा और ये सारे इनके धर्म के ज्ञाता हूँ, और जिनका एक ही उद्देश्य होता है राज्य में कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन कराना है इस्लाम को, उस रीजन को दारुल इस्लाम बनाना है। तो इस टाइप के जो इनके एजेंडे होते हैं, तो उन्हीं के बीच में वो पला बढ़ा था। दूसरी चीज, औरंगजेब के साथ एक चीज ये थी कि उसका जो बड़ा भाई था दारा, काफी लिबरल था। और दारा को सब लोग पसंद कर रहे थे। और ये जो है जस्ट अपोजिट, इसको ये दारा को अपोज कर रहा था, तो चूंकि इसको इसकी अपब्रिंगिंग उनके बीच में हुई थी, तो इसलिए दारा से इसका जो दुराव था या एक विरोधाभास था वो इसमें झलकता है, क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है। दारा नॉर्थ में पला बढ़ा है, तो और वो थोड़ा लिबरल है, उस कोर्ट में सारे लोग आ रहे हैं, हर तरीके के लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना जुलना बातचीत करना। और ये एक थोड़ा सा एक ही कम्युनिटी एक एक ग्रुप में रह रहा है, तो फिर उसकी सोच समझ ज्यादातर जैसे अब आप जानते हैं माहौल का फर्क कितना पड़ता है अपब्रिंगिंग में। तो ये उसके नेचर में, कैरेक्टर में, हर जगह पे, माइंडसेट में, हर जगह पे वो दिखता है। तो तो ये आपको देखेगा उसके रेन में, और वो जब वो अपने शासन में आता है तो वो फिर वो अपने पूरे टाइम में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। इनिशियल 20 ईयर्स में तो बहुत ही प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट होती हैं, जो वो इन उलेमाओं का इन्फ्लुएंस है और बाकी सारी चीजें। हम्म। औरंगजेब ने आते ही जो है एक मुगल दरबारों की जो परंपरा थी, जिसमें संगीत, नृत्य, साहित्य, इन सबको काफी प्रश्रय दिया जाता था, तो उसको सीधा सीधा बंद कर दिया था। और फिर उसने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इस्लाम में सब हराम है। तो ये इस्लाम का भी मामला था या कुछ इसमें राजस्व का भी मामला था? देखिए, जो भी निर्णय होते हैं इस लेवल पे, जो भी शासक होता है सत्ता में बैठा होता है, उसको समझ बहुत अच्छी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और अगर आप औरंगजेब के बारे में डीपली पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, चीजों की समझ उसको बहुत अच्छी थी। लेकिन चूंकि वो अपोज कर रहा था दारा को, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे कि दारा की एक्सेप्टेंस हो गई थी यहाँ पे, हर तरफ सबको पता था कि ये शहजादा है और ये बादशाह बनने वाला है। तो
पहले से ही पूरा माहौल बन गया था, लोग उसी के हिसाब से कंपेटेबल हो गए थे, सारी चीजें उसके हिसाब से हो गई थी। लोगों को तो लग रहा था कि अकबर की नीतियों को मानने वाला है और सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। अब ये आया बैठा और एकदम से चीजें बदल गई, तो एकदम अपोज हो गया। और दूसरी चीज, अगर आप राजस्व के लेवल पे आए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो शाहजहां की एक्स्ट्रा वैकेंसियां थी, जो फिजूल खर्चियां थी स्ट्रक्चर्स बनाने में, उसमें जो मुगल खजाना था काफी हद तक खाली हो चुका था और बहुत ज्यादा पैसा लग चुका था। और दूसरी चीज ये कि उसके बाद में जो ये वार ऑफ एनेक्सेशन थी, जो औरंगजेब लड़ता है अपने भाइयों के साथ में, गद्दी का जो संघर्ष होता है, उसमें और भी ज्यादा पैसा लग गया। तो उसके हम्म। बाद जो मुगल तिजोरी थी वो लगभग खाली थी। अब इनको अपना जो सस्टेन करना है, इनके पास उस टाइम के अकाउंट्स में ये है कि इनको इनके पास उलेमाओं की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, अपने ऑफिसर्स का जो कर्मचारी हैं, सेना है, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। फिर ये जागीरदारी शुरू करते हैं, वो अलग जाके अलग लेवल पे जाके वो कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं उसके। तो एक राजस्व का बहुत बड़ा पंगा था। तो ये जो भी कोर्ट के खर्चे थे, जो भी इसको ये समझ रहा, जैसे जैसे विकास जी आप तो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, आपको आइडिया होगा कि जब ऐसा कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, प्रोजेक्ट जाते हैं या रेवेन्यू कम होता है, तो कॉस्ट कटिंग शुरू होती है। तो उस टाइम पे ये उस टाइम का कॉस्ट कटिंग था कि ये जितने भी चीजों से कॉस्ट कटिंग की जा सकती थी, रोज महफिल लग रही है और कोर्ट में जो है दुनिया भर के जो तौर तरीके चल रहे हैं उसमें पैसे लग रहे हैं, और एक तो तो इन मुगल सब चीजों कोर्ट्स को में मुगल इसके बाद मुगल कोर्ट्स में बहुत तरह की गंदगी भी बहुत आ गई थी आपको। और देखें तो जो संगीत और नृत्य के नाम पर वल्गैरिटी भी बहुत थी, और जो मैं कहना नहीं चाहता आप शायद समझ रहे हो। तो ड्रग वगैरह का और इन सब का, और हरम और सेक्स, इन सब का जो एक तामझाम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वो अपब्रिंगिंग थी, तो वो भी एक मन में था कि इसको थोड़ा सा शुद्धिकरण किया जाए। और वो तो इस्लाम का एक जो माइंडसेट था उसका, जिसमें वो पला बढ़ा था, नरिशमेंट था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। और दूसरा जो इकोनॉमिक लेवल पे जो चैलेंजेस आ रहे थे, तो उसमें इजी ये था कि हम अपने खर्चे कम कर लें। तो उसमें जो भी चीजें वो कम कर सकते थे वो कम कर रहे थे, और वो इस्लाम में हराम बता के और वो शरीयत के नाम पे की जा रही थी। तो दोनों के लिए, दोनों तरीके से, उसके लिए एक तरीके से समझ लीजिए कि तो समय की वो इस्लाम डिमांड थी। एक्चुअली में इस्लाम जो है, उसकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में काफी सुटेबल उस समय था। जो माहौल था, एक तो उसकी अपब्रिंगिंग भी वैसी थी, ऊपर से जो राजकोषीय स्थिति थी, उसने उस वो भी उसके मन माफिक थी, जिससे कि वो इस्लाम के नाम पर इन चीजों को लागू कर पाता। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे तो इसी इसी क्रम में उसने जजिया भी फिर से लागू कर दिया था, क्योंकि रेवेन्यू आ पाए और जो है कहीं से कुछ और रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़े। और लेकिन वो फर्दर जाके उसको अलग नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो पूरी राजपूत कम्युनिटी या अदर कम्युनिटीज जो भी थी वो अपोज में खड़ी हो जाती हैं टाइम के बाद में, वो हटाना पड़ता है उसको। लेकिन ये अटेम्प्ट आपको जो दिखेगा, जितना भी ये सब टाइप का अटेम्प्ट दिखेगा, वो उसी के इर्द गिर्द है। औरंगजेब का, अगर आप लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने काफी समय तक लंबा शासन किया, तो उसके शासन काल को दो भागों में क्लियर कट डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो भाग है, आधा, वो बहुत ही कट्टर इस्लामी धर्मांध शासक का है, लेकिन जब उसको पॉलिटिकल रियलाइजेशन होता है, तो वो उसके बाद थोड़ा प्रैग्मेटिक हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, ये जो डिवीजन है सो, कि पहले भाग सर में उसने देखिए, ऐसा क्या किया, दूसरे भाग में उसने ऐसा क्या किया। सर सीधा सा फंडा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में तो फर्क होता ही होता है। अब जो इस्लाम उसने पढ़ा था, जो समझा था, जो पूरी नरिशमेंट थी, वो तो उसके साथ थी ही। और कट्टर हनाफी इस्लामी वो सोच उसकी थी। और दूसरी चीज ये कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये अपोज कर रहा था दारा को, जो कि दारा बहुत लिबरल था। तो जब आप आपने अपोज किया, तो आप जब गद्दी पे बैठे, तो उसके साथ में आपका जो पूरा सेटअप था, जो पूरा साथ का जितने मंत्री सिपह सालार थे, वो सारे बदले गए। तो वो उन्हीं लोगों को बिठाया गया जो कट्टर मानसिकता के थे, क्योंकि
लॉयल्टी उस टाइम पे मैटर करती थी। अब आपके साथ में जब आपका सेटअप बैठेगा तभी तो आप स्टेबल हो पाएंगे। आप दारा के प्रशासन के साथ में या शाहजहां के प्रशासन के साथ में तो आप स्मूथली नहीं शासन चला पाएंगे ना। अगर आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट करना है तो आपको उन्हीं कट्टरवादी लोगों को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी सोच मिलती, दूसरी चीज वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। जो लिबरल है वो तो बगावत कर सकते हैं। तो इसलिए अब जब वो लोग बैठ गए हैं सत्ता शासन में तो उनके फेवर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उनके फेवर से ही सत्ता पलटी है, कू किया है और सत्ता हासिल की है उन्हीं की मदद से। तो आपको, आप चाहें या ना चाहें तो आपको उनकी वाली तो करनी पड़ेगी। कुछ अपना माइंडसेट, दूसरा एक जो दबाव होता है कि पूरा सेटअप या सिस्टम वो डिमांड कर रहा है तो वो करना पड़ा उसको। और इनिशियल 20 सालों में आपको वो दिखता है, जो जितने भी इवन मंदिरों के डिमोलिशंस हैं, या कई जो मस्जिदों के भी डिमोलिशंस हैं, जो अफगानी मस्जिदों के डिमोलिशंस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया और जल्दी से जल्दी मस्जिद बनाई गई। ये चीजें आपको दिखती हैं क्योंकि एक मिनट, उलेमाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा था। एक मिनट। तो आपने एक बड़ी बात कही कि ना सिर्फ उसने मंदिरों का डिमोलिशन किया बल्कि उसने मस्जिदों का भी डिमोलिशन किया। जी। तो ये अफगानी मस्जिदों से उसको क्या अदावत थी? अफगानी शुरुआत से ही इनके अगर आप देखेंगे जो बाबर का पीरियड है, बाबर जो लड़ाई लड़ रहा था वो अफगानों से ही मेन लड़ाई लड़ रहा था, उसकी जो शेर पूरी शाह। लड़ाई है। बाबर की तो शेर शाह से जो है, नहीं, नहीं, हुमायूं की शेरशाह शेर तो शाह बाद से। में शेर शाह शेरशाह की तो बाद हुमायूं में से लड़ाई इंट्रोड्यूस हुई। होता है। शेरशाह तो हुमायूं के टाइम पे मेनली आता है, लेकिन जो बाकी सारे बैटल्स हैं, जो लोदीज थे वो अफगानी थे। तो इन्होंने, हम्म। लोधी अफगानी थे और जब इनसे ये लड़े हैं, आप देखेंगे जो चारों युद्ध हैं इसके चार जो मेन बैटल याद किए बताए जाते हैं बाबर के, उसमें आप देखेंगे ही बैटल में अफगानी फ्रेगमेंट है, अफगानी ग्रुप उसमें है। चाहे आप वो इब्राहिम लोदी के साथ पहला पानीपत का होता है, वो तो प्योर अफगानी ही थे। उसके बाद हम्म। में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा और ये लड़ते हैं। और तो घाघरा, सॉरी, अफगान में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं, और चंदेरी चंदेरी में मेदनी राय से लड़ते हैं, वहां भी अफगान फ्रैक्शन थे। उसके बाद में जो खानवा का बैटल होता है सांगा के साथ में, उसमें भी जो था, जो इब्राहिम लोदी के भतीजे और बच्चे, उनका जो लड़का था वो ही लड़ रहे थे साथ में। उनके जो ग्रुप्स थे सारे सारे उसमें राजपूत नहीं थे। तो ये जो अफगानी ग्रुप थे, इनको जो मेन काउंटर करना था तुर्कियों को, वो अफगानियों से ही करना था। तो इनका हम्म। हमेशा से ही उनसे चलता रहा है। और जब ये मौका पाए तो अफगानी सत्ता पे भी बैठ गए। आप तो इसीलिए आप आप देखें। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो तुर्क और अफगानों का जो संघर्ष है भारत में कब्जे के लिए, अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए, ये जो संभल में भी कहा कि ये जो अभी झगड़ा हुआ वो तुर्क और अफगानों की ही लड़ाई थी। तो ये लड़ाई का जो पृष्ठभूमि है वो उस समय से जाती है, इतनी पुराने तौर पे जाती है कि ये इसकी शुरुआत बाबर से ही हो जाती है। आप, विकास जी, ये बाबर से नहीं और पुराने टाइम से ही चल रही है। एक्चुअली जो अच्छा, ये ग्रुप्स बाबर हैं से भी ये, पुराने टाइम से चल रही है। जी जी, ये आप सल्तनत पीरियड से ही देखेंगे तो अफगानों के साथ ये सत्ता में संघर्ष रहा है, और उनको मतलब प्रयास ये रहता था तुर्कों को इनका सत्ता से दूर रखा जाए। और आते तो सारे ही इस्लाम में, इस्लाम के अम्ब्रेला के अंडर हैं, लेकिन आपस में बहुत ज्यादा इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, ऊंच नीच की भावना है। तुर्क अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अफगानियों को वो नीचा मानते हैं। और बिना अफगानियों के काम नहीं हो रहा था इनका यहाँ पे। तो जो भी जिसको मौका मिला वो उसने सत्ता हासिल की। और अब बाबर का पीरियड है या पूरा जो मुगल टाइम है, या जो स्टैब्लिश है, अकबर जब स्टैब्लिश होते हैं, पूरा जो टाइम है, वो मेन इनको जो काउंटर करने वाले थे, जो मेन पावर थी जिनसे ये लड़ रहे थे, वो अफगानी ही थे इंडिया में। ये बंगाल के रीजन में बैठे हैं, पूरे बिहार में बैठे हैं उस टाइम पे, और बहुत ताकतवर स्थिति में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, मालवा और इस साइड में बैठे हैं। तो इनको मेन जो तुर्कों को काउंटर करना था वो अफगान पावर से ही करना था। तो इसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे जब आप आएंगे तो देखेंगे कि इसने अफगानों को जो है काउंटर किया, काफी जगह काउंटर किया, क्योंकि ये राजपूतों के खास हो जाते थे। जैसे ये काफी लिबरल होते हैं ना, ये घुल मिल जाते हैं, नॉर्थ इंडिया का एक माहौल ऐसा है। तो किसका? अफगान? राज अफ, अफगान?
अगर आप हल्दी घाटी की भी बात करें तो उसमें हम्म। राणा प्रताप के साथ में जो लड़ रहे थे वो अफगानी लड़ रहे थे। हाँ 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 और हाँ। हकीम खान काफी अच्छी सुलेमानी। लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। हकीम जी जी, खान। तो वो आप देखेंगे कि ये पूरा उस पूरे एरा में आप 200-500 साल का जो टाइम फ्रेम है बैटल्स में आपको जो दिखेंगे, जब कोई लड़ रहा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं से अफगानी पावर होगी पीछे से, उनके साथ में किसी ना किसी एक ग्रुप के रूप में जुड़े होंगे, किसी ना किसी तरीके से वो काउंटर कर रहे हम्म। होंगे तुर्कों को। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसी और इसीलिए उसमें इसीलिए ये जब जो तुर्की बैकग्राउंड के जो मुस्लिम्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनको ये चिढ़ होती थी कि इनका इतना प्रभाव क्यों है। जी जी, क्योंकि हम्म अफगानी इजिली घुल मिल जाते थे इंडियन रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में। ये खेती भी करने लगते हैं, ये लेविश लाइफ बहुत नहीं जीते, खाना पीना भी इंडियन की तरीके से है। और तो ये काफी इजिली घुल मिल जाते हैं, और मतलब इनको जो अदर यहाँ की ग्रुप कम्युनिटी थी, जो भी फाइटिंग क्लास थी, उनको पसंद करती थी, हम्म। क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट काफी अच्छी रही अफगानों की। वो तो आप देख ही रहे हैं वो तो कि आज भी अफगानिस्तान क्लियर किस है भाई तरीके। साहब, जी, पाकिस्तान की लंका लगा दी है एकदम। ये फाइटिंग स्पिरिट हमेशा से रही, और राजपूत जो कि फाइटिंग क्लैन रही है, ये इनके खास हो गए। और राजपूतों को इनकी मदद चाहिए थी, और राजपूतों को इनकी मदद। राजपूत मतलब दोनों एक दूसरे के काम के थे, तो ये दोनों मिलके ही तुर्कों को काउंटर कर रहे थे पूरे ही टाइम में। हम्म। अच्छा, तो ये जो औरंगजेब एक ऐसा सुल्तान था जिसके बारे में एक विचित्र बात है कि 27 साल तक वो गद्दी पर ही नहीं बैठा, वो दक्कन में ही बैठा रहा एक तंबू में अपना लगा करके। तो ये दक्कन पर कब्जे करने की जो उसके भीतर जो महत्वाकांक्षा थी, वो क्यों थी? क्या वजह थी कि भाई वो इतने समय तक इतना दूर रहा, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सर, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो एक जो है, एक पॉलिटिकल एम्बिशन था उसका, और दूसरा एक था इकोनॉमिक चीजें भी थी। शाहजहां के टाइम जो शाहजहां की एक्स्ट्रा वैकेंसियां थी, जिससे मुगल जो ट्रेजरी थी खाली हो गई थी, उसको मेंटेन करने के लिए उनको गोलकुंडा और साउथ की जो सोने और हीरे की खानें वो चाहिए थी, जिससे कि वो आर्मी मेंटेन कर पाए, और वो अपनी बाकी सारी चीजें, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं कोई आईटी कंपनी खोल के या फैक्ट्री डाल के आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। रेवेन्यू बढ़ाने का सीधा सा एक एक ही सोर्स है कि आप ज्यादा से ज्यादा लैंड ग्रैब करें और कब्जा करें, उन पे होल्ड करें, खेत बनाएं, रेवेन्यू वसूलें। दूसरा या फिर इजी तरीका है कि आप माइंस पे कब्जा पा लें, जिनसे कि सोने चांदी निकलते हैं। आप उनसे फिर रातों रात फोर्सेस खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि बहमनीज करते थे। रातों रात वो आर्मी खड़ी कर लेते थे, अच्छे अच्छे घोड़े मंगवा लेते थे, अच्छा रेट दे पाते थे हथियारों का। तो इसलिए औरंगजेब बहुत डेस्परेट था, साउथ में अपना कंसोलिडेट करने के लिए बहुत ज्यादा वो परेशान था कि एक बार कंसोलिडेशन हो जाए, ये सारी माइंस अपने हाथ में आ जाए, तो वो अपनी इकोनॉमी जो उसकी डिक्लाइन मोड में है, डिक्लाइनिंग मोड में, उसको वो सही कर पाए। दूसरा ये कि हम्म। साउथ, जब ये साउथ को पूरा कवर कर लेंगे, तो उसके बाद जो तुर्क पावर थी, इनकी हमेशा से एक एम्बिशन रही है कि ये बैठे बल्ख, बदख्शां और ये काबुल से ऊपर के सेंट्रल एशिया के इलाके में, जहां से ये आए थे, समरकंद, बुखारा और इन सब रीजन्स पे इनका कंट्रोल रहे। तो वहां पे अगर आपको कंट्रोल करना है, तो आपको पहली बात तो कि एक बहुत स्ट्रांग आर्मी चाहिए, और स्ट्रांग उसके पीछे रेवेन्यू सिस्टम, या आप कह लीजिए कि सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी। तो ये दोनों ही एम्बिशन इनकी पूरी हो रही थी साउथ से। एक तो रेवेन्यू मिल जाता, दूसरी चीज आदमी भी मिल जाते, और वो एक बार ये स्टेब्लिश हो जाए साउथ, तो ये एग्जाम्पल पेश कर पाएंगे कि हमने पूरा दारुल इस्लाम बना दिया है, और अब हम आगे आ रहे हैं आपको रूल करने, और आप पे हम अपना हक बताएंगे कि हम सही इस्लाम है। तो ये सारी चीजों का एक जो खिचड़ी थी, कि शरीयत लाई जाए, और उस उस जगह को अपने एंसेस्ट्रल होम को क्लेम किया जाए, ये सारी चीजें उसके मन में चल रही थी। इसलिए वो साउथ में जाके, और एक्सपीडिशन उसकी चलती रही, मैक्सिमम टाइम उसका साउथ में बीता। और फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो देखने को मिलते हैं कि जो आर्मी थी वो लड़ते लड़ते ऊब गई, बड़े बड़े जो सरदार थे इनके, वो लड़ते लड़ते ऊब गए, 27 साल से घर से बाहर हैं। और जब घर से बाहर हैं, अपनी राजधानी से इतनी दूर हैं, तो यहाँ नए समीकरण बनने लगे, नए नए गुट्स बनने लगे, वो अलग तरीके से अपोज हाँ, करने क्योंकि लगे। क्योंकि राजा दूर है, ये तो मैं, ये भी मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात है कि उस दौर में जब राजा अपने
राजधानी से, अपने तख्तो ताज से दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि भाई आप दूर जाएंगे और दरबार जो है और जो महल है वो तो साजिशों का अखाड़ा होता था। तो जो साजिशें पलने लगेंगी तो भाई जो ये बंदा 27 साल दूर रहा, तो फिर ये राजधानी दिल्ली को कैसे कंट्रोल कर पाया? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, मैकेनिज्म तो पूरा काम कर ही रहा था, ऐसा नहीं था कि वहां कोई नहीं था। और इसका पूरा जो है, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो काम कर रहा था, जो बटा होता था मनसब में मनसबदार, और इवन इसके जो बच्चे थे, जो इसके सारे कई सारे लड़के थे, वो होल्ड कर रहे थे अलग अलग रीजन को। तो कंट्रोल हो रहा था, लेकिन ये था कि जो बड़ी बड़ी साजिशें थी, या धीरे धीरे समय मिलता गया तो वो पनपती गई, या हम्म। राजपूतों का असंतोष, बुंदेलियों का असंतोष, और और भी आप कह लीजिए मालवा में एक स्पेस मिल गया। तो धीरे धीरे जब अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप्स मिले और उस तरीके से स्ट्रिक्टनेस नहीं रही, एक स्पेस हम्म। रहा, एक वैक्यूम बना रहा, तो फिर चीजें अपने आप होता है कि हम इंडियंस जो है वो फ्यूडलिस्ट हैं बाई नेचर, तो धीरे धीरे चीजें वो रिकवर करती हैं ना, अपने शेप में आने लगती हैं, अगर उनको स्ट्रिक्टली रूल ना किया जाए तो हाँ, तो वही यानी है कि कि मतलब ये हुआ कि भाई साहब दक्कन जीतने चले थे, लेकिन दक्कन जीतने के चक्कर में जो मुगल साम्राज्य का जो अपना स्ट्रांग जो साम्राज्य था, जो अपना उसका जो अपनी उनकी पहले की जो जमीन उनके पास थी, उसमें दरारें आने लगी। वो उस पर उनकी पकड़ कहीं ना कहीं ढीली पड़ने लगी, चाहे वो मालवा हो चाहे वो बुंदेल हो। और दक्कन तो मिला नहीं। तो कुल मिलाकर की स्थिति हुई, ना खुदा मिला ना विशाल सनम। औरंगजेब की स्थिति तो वही हुई। तो जो अब कह सकते हैं। अब जो मान लीजिए कि जुनून हो किसी आदमी का, एक पैशन हो कि मुझे दक्कन कैप्चर करना है, उसमें उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया और सब कुछ गंवा दिया उसने, एक तरह से। उसने ना तो कोई विलासिता विलासिता तो उसने देखी ही नहीं अपने जीवन में। जो आदमी 27 साल तक छोड़ करके तंबुओं में पड़ा रहा हो अपनी आर्मी के साथ जंगल में, और लड़ाई की योजनाएं बनाता रहा हो, तो वो शख्स जब उसकी वो पूरी नहीं हुई, शिवाजी का राज्यारोहण होता है और मराठे स्ट्रांग होने लगते हैं, तो जिसको वो फतेह करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर तो एक नया स्ट्रांग साम्राज्य उदय होने लगा। तो अब क्या कहेंगे, अंतिम दिनों में क्या सोच रहा था? क्या इसके बारे में कोई लिटरेचर है कि उसकी जी। सोच क्या एक थी, मजे कैसे की बात बिहेव करता ये था? एक मजे की बात ये भी है सर कि औरंगजेब के टाइम पे आप देखेंगे तो सब सब 60-70% जो मनसबदार हैं वो मराठे ही थे, और ये अपोज भी मराठों को ही कर रहे थे। अच्छा। तो जी। तो 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 ये मराठे मनसबदार थे और ये विरोध भी उन्हीं का कर रहे थे, तो ये थोड़ा एक्चुअली थोड़ा मराठों को काउंटर करना था, इसलिए मराठे मनसबदार इन्होंने बनाए थे, उनको अपनी तरफ मिला रहे थे कि हम स्टेब्लिश पावर हैं और हमारा साथ दीजिए, तो हम इनको हटा देंगे तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, बड़े मनसब मिल जाएंगे आपके पास, और रेवेन्यू के चांसेस हैं आपको, पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपके लिए ट्रेड गिल्ड्स होते थे जो कि पोर्ट्स, तो हम्म। इसलिए वो जब मराठों को काउंटर कर रहे थे तो मराठे सबसे ज्यादा मनसबदार थे इनके। और मराठे को ये काउंटर कर रहे थे, वो उतना ही कंसोलिडेट हो रहे थे, वो पावर उनकी बढ़ रही थी, ये होल्ड नहीं कर पा रहे थे। ये एक औरंगजेब की बहुत बड़ी खींच थी, बहुत ज्यादा एक खींच इस पे पड़ती है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बाकी हर जगह जीत लिया है, कर लिया है, लेकिन यहाँ पे सेचुरेट हो रहे थे वो। अच्छा अच्छा। तो वो किस तरीके से, उसका जो बुढ़ापा था वो कैसा था? मतलब एक उसकी क्या मनोदशा थी? सर, बुढ़ापा उसका वो भी पूरा संघर्ष में ही था। आप देखेंगे 70 साल में वो जब बीजापुर के किले पे है हमला करता है, तो वो पालकी में बैठ के जाता है, और वो तभी से डेस्परेटली वो अकेला ही लड़ रहा था, उसके बच्चे भी उसके पालकी साथ में नहीं थे। पालकी पर बैठ के जाता है अटैक करने? ये तो बड़ा अपने आप में बड़ा विचित्र ये बात है भाई। पालकी में सत्तर क्या साल की है? सर उम्र हो गई थी उसकी, और वो युद्ध में उलझा हुआ था, और उसके सारे बच्चे जो थे, वो बच्चे उसका कोई साथ दे नहीं रहे थे, वो उसको खुद नहीं पसंद करते थे।
आप देखोगे तो जो एक इसका तीसरा बेटा था अकबर, वो खुद पहले राजपूतों के यहाँ गया, भाग के अपोज कर रहा था। उसके बाद जब वहां विद्रोह दबाया गया तो ये आ गया मराठों के गोद में बैठ गया। फिर मराठों ने उसको, जब मराठों पे प्रेशर बनाया इसने, तो उसको मराठों ने भेज दिया ईरान। वो ईरान में बैठ के वहां से रोज इसके मरने की दुआ मांगता था। और जब औरंगजेब को ये बात पता चली, तो औरंगजेब ने कहा कि देखते हैं पहले कौन मरता है। खैर वो औरंगजेब के मरने से 1 साल पहले ही उसकी भी डेथ होती है। लेकिन बच्चों में इस तरीके से संघर्ष था, और अकेले ही लड़ते लड़ते 88 साल तक, 88 साल तक तो वो रहा जिंदा। लेकिन आप सोचिए कि आदमी यहाँ 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, और वो 88 साल तक सिर्फ युद्ध में उलझा हुआ है। और उसके हम्म। साथ में उसके पीछे कुछ है नहीं। दूसरी चीज, उसका जो परिवार भी लोग भी नहीं था, थे। उसने तो एक बेटी को भी अपना मरवा दिया था, उसका कहीं कोई प्रेम संबंध वगैरह चल रहा था और बेटे उसके खिलाफ थे, यानी पूरा परिवार उसके खिलाफ है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे में आदमी थोड़ा शक्की भी हो जाएगा, क्यों? वो तो होना लाजमी है। और चूंकि औरंगजेब ने जिस तरीके से सत्ता हासिल की थी, तो जब उम्र बीतती गई और ताकत घटती गई, तो उसको भी वही सारी चीजें दिखने लगी जो उसने शाहजहां के साथ में किया था, कि सत्ता हम्म। संघर्ष शुरू होगा और सारे लड़के, कोई भी लड़के उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आगे सत्ता संघर्ष तो एकदम श्योर है। इसीलिए वो डिवाइड भी करके जाता है रीजन। और अपने बच्चों में कि अलग अलग रीजन मैं इनको बांट दूंगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और जो जिस लेवल पे डिक्लाइन शुरू हो चुका है मुगलिया सल्तनत का, तो वो थोड़ा सा रुक जाएगा। वो उसने अपने काफी प्रयास किए। लास्ट के लेटर्स में भी वो लिखता है कि मैंने जो किया है, और उसका मुझे पछतावा है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। ऐसी गलतियां कि जिनको खुदा माफ भी नहीं करेगा। और मतलब काफी लास्ट के जो 1-2 साल है आप देखेंगे, वो सिर्फ रिग्रेट ही कर रहा है, उसके पास कोई नहीं है। उसने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके पास कुछ है, कोई है नहीं उसके पास उसको संभालने, देखभाल के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं। तो अंत तो उसका बहुत ही बुरा रहा। वो बहुत ही मतलब ये स्थिति में हो गया था कि जो उसको मराठाओं ने कहा था कि दिल्ली वापस नहीं जाने देंगे, स्थिति वही हुई कि वो दिल्ली वापस भी नहीं आ सकता था, इवन पालकी पे भी स्थिति ये हो गई थी। 6 महीने तक नर्मदा के किनारे लगा है टेंट, और वहीं पे पड़े हैं। उसके बाद मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो देखेंगे आप, मुगलों की सबकी कब्रें नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ पे है, दिल्ली के आसपास है, और ये वहां पे दफन है साउथ इंडिया में, औरंगाबाद में। तो बहुत ही हम्म। परेशान हो गया था। और इसको समझ में आ गया था कि जो इसने धर्मांधता की है, जो जितने मंदिर तुड़वाए हैं, लोगों के साथ इतना गलत किया है, जबरदस्ती कन्वर्जन कराया है, तो वो सारी चीजें इसको समझ में आ गई कि इनका कोई अर्थ नहीं है, सब बेअर्थ हो गई हैं, कोई अर्थ नहीं है। वो डेक्लाइन भी दिख रहा है कि उसके बाद कोई है नहीं जो उसको संभाल पाए इस अब आखिरी सल्तनत सवाल, को। अब मेरा जो आखिरी सवाल है, मुझे ये बात हमेशा ही परेशान करती है, या ये क्यूरियोसिटी होती है कि जो आज के मुसलमान हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो अपने आप को औरंगजेब से क्यों इतना रिलेट करते हैं, जबकि औरंगजेब कोई ना तो बहुत अच्छा, मतलब उसने उसके कारण से मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया, जिसने मुगल साम्राज्य को अभी खंडन कर दिया। आप उसके फेवर में इतना क्यों हो, आप उससे इतना क्यों रिलेट करते हो, जबकि उससे बेहतर बेहतर प्रशासक जो है मुगल साम्राज्य में, और इवन सल्तनत पीरियड में भी कई अच्छे अच्छे हुए हैं मुसलमानों के शासक। तो उनसे क्यों नहीं रिलेट करते? क्या वजह हो सकती है, उसकी क्या साइकोलॉजी है? सर उसका तो सीधा कारण है कि वो एकदम कट्टर सुन्नी बंदा है, कट्टर सुन्नी शासक था। और उलेमाओं के बीच में पड़ा था, वो शरीयत को लागू कर देता है, दोबारा जजिया ला देता है। और वो कुल मिला के ये जो पावर, जो हिंदुओं। ताकत का भ्रम है वो पैदा करता है, कि उसने हम्म। फिर से होल्ड पा लिया है, हिंदुओं को कंट्रोल कर लिया है, सिखों को कंट्रोल कर लिया है। वो यही दिखाना चाह रहा था, और लोग बस उसके उसी पार्ट को देखना चाहते हैं। अब जो कि जब इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जब कट्टरवादी ताकतों की जो ताकत चल रही है, तो रिलेट उसी से करेंगे ना जो उसका एक पैरामीटर हो। तो काइंड ऑफ सिचुएशन वही है कि औरंगजेब का वो वाला पार्ट देखते हैं कि औरंगजेब ने ये कर दिया, लेकिन ये नहीं देखना चाहते कि वही औरंगजेब लास्ट में रिग्रेट कर रहा है जो चीजें उसने करी हैं सारी। और इसका कोई अर्थ नहीं है, सारी चीजें बेअर्थ हो जाती हैं जितनी कट्टरवादिता उसने करी है। और अपने लोग जो अपने खास थे उनको दुश्मन बना लिया। और अंत में कोई उसका साथी नहीं होता है, कोई उसको हम्म। पूछने वाला नहीं होता है।
सारे लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं, खींच उठते हैं कोई भी, क्योंकि आपने शुरुआत से अंत तक अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ाई है। तो ये तो अपना अपना एजेंडा चलाना है लोगों को, तो एक पर्टिकुलर उसके टाइम स्पैन को ले लेते हैं जो उनको सूट करता है, कि जो एक सुन्नी है और उसने सबको नाको चने चबवा दिए, सबको नीचे ला दिया, बस उतना ही पढ़ के वो खुश हो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि ये डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग है कि अगले 1 घंटे 40 मिनट भी हम इस पर डिस्कस करें, लेकिन हमारे सामने समय की बाध्यता है। तो हम इतिहास के ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। यश भाई, हमारे को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आप हमारा जो चैनल है वो अलग इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। हम यहाँ पर ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुस्लिम की बात करते हैं, और ना ही किसी का कोई एजेंडा चलाते हैं। हम वही बात करेंगे जो सच होगा, और सच हमारे लिए भी कड़वा हो सकता है, सच किसी और के लिए भी कड़वा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अलविदा। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।